स्टूडेंट, ये आज हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का डेमो लेक्चर है। इस डेमो लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1 जुलाई 1930 में एप्लीकेबल होने से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 76 से 123 में इसके प्रोविज़न डिफाइन थे। बट जो सेल्स के प्रोविज़न इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन थे वो प्रोविज़न सफिशिएंट नहीं थे, वहाँ से इन प्रोविज़न्स को रिपील कर दिया गया और आज आपके सामने एक सेपरेट एक्ट है जो कि हमारे टोटल 66 सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जो प्रोविज़न है वो हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी पे ही एप्लीकेबल होते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो डील करता है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट करता है। तो चलिए, अभी हमने यहाँ पे कुछ बेसिक बातें पढ़ी, साथ में आपको एक और बात यहाँ पे ध्यान में रखना है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रहेगा इसको सेक्शन 4 में डिफाइन किया है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर सेक्शन 4 के अंदर ही सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों को इंक्लूड किया गया है। सेल के लिए स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा पहली बेसिक कुछ बातें कि हमें मिनिमम 2 पार्टीज चाहिए होती हैं, एक सेलर और एक बायर। ठीक है, जब सेल होता है तो हम वर्ड यूज करेंगे ट्रांसफर और जब एग्रीमेंट टू सेल होगा तो हम वर्ड यूज करेंगे एग्री टू ट्रांसफर। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत जो सब्जेक्ट मैटर रहेगा वो ऑलवेज गुड्स रहेगा एंड यहाँ पे जो भी हम सेल कर रहे हैं या एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं उसमें जो कंसिडरेशन रहेगा वो ऑलवेज प्राइस रहेगा। ठीक है, वो प्राइस की हम लोग पेमेंट जो है कैश में भी कर सकते हैं, क्रेडिट में भी कर सकते हैं, बट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कंसिडरेशन प्राइस होना मस्ट है। जबकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो समथिंग इन रिटर्न कुछ भी हो सकता है। वहीं पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कंसिडरेशन म्यूचुअल एजेंसी होता है, लेकिन अगर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें तो वहाँ पे कंसिडरेशन ऑलवेज प्राइस ही रहेगा। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करी, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं सेल और हमारे हायर परचेज में क्या डिफरेंस है। देखो स्टूडेंट, जो यहाँ पे सेल के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इसके लिए सेक्शन 4 आता है। सेक्शन 4 के अंदर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में बात की जा रही है। यह आ गया आपका सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 के अंदर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। तो इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर ही दोनों टर्म्स इंक्लूड होंगे, सेल भी और एग्रीमेंट टू सेल भी। लेकिन इस क्लास में हम खाली सेल और हायर परचेज में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है सेल और हायर परचेज? सेल की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि सेल के लिए हमें मिनिमम 2 पार्टी चाहिए, एक हमें सेलर चाहिए होता है, दूसरा हमें एक बायर चाहिए होता है। किस चीज की सेल की जाएगी? यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो सब्जेक्ट मैटर ऑलवेज गुड्स होगा। कौन सा वाला गुड्स होगा? यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो गुड्स हमारा मूवेबल होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक्स है और एक वाई है। ठीक है, एक्स जो है वो एक सेलर है। ठीक है, जो एक्स के पास जो सेलर है वो जो सेल करता है वो सेल करता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टीवी, फ्रिज, एलईडी एसेट्रा। यहाँ पे वाई जो है वो कौन है? बायर है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अगर जो खरीदने जा रहा है बायर, अगर उस समय सेलर के पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस समय सेलर के पास मौजूद हैं, तो जो ट्रांजैक्शन होगा सेलर और बायर के बीच में वो हमारा सेल का ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि वो गुड्स मौजूद हैं, सेल करने के लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर वहीं पे वो गुड्स सेलर के पास एट द टाइम जो बायर खरीदने आया है मौजूद नहीं है और सेलर कहता है या तो वो उस गुड्स को कहीं से एक्वायर करेगा या फिर प्रोड्यूस करेगा, अगर मैन्युफैक्चरर है तो प्रोड्यूस करेगा या डीलर है तो एक्वायर करेगा, तो सेलर और बायर के बीच में जो पिक्चर सामने आएगी वो एक एग्रीमेंट टू सेल की पिक्चर सामने आएगी, ना कि सेल की। तो अगर गुड्स एग्जिस्ट करता है तो सेलर प्रॉम्प्ट बायर को बेच सकता है, इमीडिएटली ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगी, गुड्स की ओनरशिप बायर के पास चली जाएगी और
सेलर के पास कंसिडरेशन में उसका प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे डिपेंड करेगा जो पेमेंट की जा रही है वो कैश मोड में भी हो सकती है और क्रेडिट मोड में भी हो सकती है, बट प्राइस का होना ज़रूरी है। ठीक है, वहीं अगर मैंने अभी आपको बताया अगर सेलर के पास जो गुड्स बायर खरीदने आया है उस समय एग्जिस्ट नहीं करता है एंड सेलर जो है वो बायर की कंसेंट से उस गुड्स को एक्वायर करता है या फिर प्रोड्यूस करता है, तो सेलर एंड बायर के बीच में उस प्रोडक्ट के लिए जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एग्रीमेंट टू सेल बनता है एंड एग्रीमेंट टू सेल के अंदर बायर के पास जो ओनरशिप है वो फ्यूचर में जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। एक और बात ध्यान में रखना, एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल में कब कन्वर्ट होता है, तो एग्रीमेंट टू सेल हमारे सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 के अंदर फ्यूचर में कंप्लीट होगा जो डेट सेलर ने बायर को दी है। सपोज आज की डेट है, आज की डेट पे सेलर और बायर के बीच में एग्रीमेंट बना और सेलर ने कहा था कि मैं आपको यह प्रोडक्ट आज से ठीक 1 महीने बाद यानी 19 अक्टूबर को डिलीवर कर दूंगा, तो 19 अक्टूबर आपकी फ्यूचर डेट हो गई और एग्रीमेंट उनके बीच में कब बन रहा है 19 सितंबर को। तो 19 अक्टूबर फ्यूचर डेट जब अराइव होगी और जो कंडीशंस लगाई थी बायर ने सेलर के ऊपर कि मुझे इसी इसी ब्रांड का ही एलईडी चाहिए, इतने इंच का एलईडी चाहिए, इस कलर का एलईडी चाहिए, जो भी स्पेसिफिकेशन बताए थे वो सारे अगर कंप्लीट होते हैं तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के सेक्शन 4 के क्लॉज 4 के अंदर एग्रीमेंट टू सेल सेल में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम एक बार यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 का क्लॉज 4। तो सेक्शन नंबर 4 के क्लॉज 4 के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल। तो एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल जैसे ही टाइम इलैप्स होगा, यानी हमारे एग्जाम्पल में कौन सा वाला टाइम आ जाएगा, हमारे एग्जाम्पल में जो टाइम आएगा वो आना चाहिए 19 अक्टूबर और हमारा एग्रीमेंट टू सेल बना किस दिन में 19 सितंबर को। जो भी कंडीशंस लगाई गई हैं, तो एक चीज आपको टाइम, दूसरा आपको कंडीशन। अगर बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट टू सेल बनाते समय जो कंडीशंस लगाई थी बायर ने कि मुझे एलईडी में ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, वो सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो फिर प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ओनरशिप से है, ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगी और हमारा एग्रीमेंट टू सेल सेल में कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रखना, मैं फिर यहाँ पे बोल रही हूँ प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ओनरशिप से है और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो स्टूडेंट 2 तरीके की होती है, एक जनरल प्रॉपर्टी और एक स्पेशल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी वो जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी और स्पेशल प्रॉपर्टी में पोजीशन ट्रांसफर होता है, ना कि ओनरशिप ट्रांसफर होती है। जैसे एक्स ने वाई को कोई गुड्स रिपेयर करने के लिए दिया, एक्स ने फॉर एग्जाम्पल अपनी बाइक वाई को रिपेयर करने के लिए दिया, तो यहाँ पे वाई के पास उस बाइक का पोजीशन आ रहा है, ना कि ओनरशिप आ रही है, तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी जो जाती है वो जनरल प्रॉपर्टी जाती है, ना कि स्पेशल प्रॉपर्टी जाती है। एक और एग्जांपल ले लो, आपने धोबी को कपड़े आयरन करने के लिए दिए, तो उसके पास उन कपड़ों का ओनरशिप नहीं है, पोजीशन है। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे आपने गोल्ड की रिंग प्लेज करी कुछ पैसा उधार लेने के लिए, तो जिस व्यक्ति के पास आपने गोल्ड की रिंग प्लेज करी उसके पास उसका पोजीशन है, ना कि ओनरशिप है, तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी हुई। वहीं यहाँ पे हमारे एग्रीमेंट टू सेल जब सेल में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूचर डेट आने पे अगर कोई कंडीशन लगी है वो फुलफिल होने पे, तो बायर के पास जो प्रॉपर्टी जाएगी वो प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी जाएगी। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी के लिए जो सेक्शन है 2 का 11 उसमें क्लियर लिखा हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 11 के अंदर प्रॉपर्टी का मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जनरल प्रॉपर्टी से रहेगा, स्पेशल प्रॉपर्टी से नहीं। तो स्पेशल प्रॉपर्टी में इसलिए क्योंकि उसमें पोजीशन जाता है, ना कि ओनरशिप जाती है। इसके लिए मैंने आपका प्लेज का एग्जाम्पल भी दिया, साथ में मैंने आपको बेलमेंट का भी एग्जाम्पल दिया। मैकेनिक वाला जो एग्जाम्पल था वो बेलमेंट का एग्जाम्पल था, धोबी को कपड़े प्रेस करने वाला एग्जाम्पल था वो बेलमेंट का था, एंड गोल्ड की जो रिंग प्लेज करके जो पैसा उधार लिया वो प्लेज का एग्जाम्पल था।
तो उनमें हमारे पास पोजीशन जाता है, ना कि ओनरशिप। जबकि एग्रीमेंट टू सेल अगर हम एटीएस की बात करें या फिर सेल की बात करें, इन दोनों में ही प्रॉपर्टी जाती है, बट सेल में प्रॉपर्टी हमारी इमीडिएटली चली जाती है, वहीं एटीएस में अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी हमारी फ्यूचर में जाती है। तो यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट में आपको सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस भी बता दिया है। अभी हम लोग अपने टॉपिक पे फिर से जाएंगे कि सेल और हायर परचेज में क्या डिफरेंस है। सेल और हायर परचेज में जाने से पहले वापस से एक बार तो सेक्शन 4 को हम पढ़ लेते हैं, ताकि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में जो हमने डिफरेंस समझा उसको यहाँ पे भी हम क्लियरली समझ लें। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे सेलर जो है वो ट्रांसफर करता है। अगर सेलर ट्रांसफर करता है मतलब कि उसके पास गुड एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इमीडिएटली बायर को ट्रांसफर कर सकता है ओनरशिप। और सेलर एग्री टू ट्रांसफर, ये यहाँ पे वर्ड यूज करना सेल के लिए और ये वर्ड यूज करना एग्रीमेंट टू सेल के लिए। अगर सेलर के पास गुड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फ्यूचर डेट पे देता है, तो यहाँ पे सेलर एग्री है ट्रांसफर करने के लिए। दोनों में ही क्या चीज ट्रांसफर होगी? प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। प्रॉपर्टी के बारे में मैंने अभी सेक्शन 2 क्लॉज 11 में बताया, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो जनरल प्रॉपर्टी रहेगी। किसको ट्रांसफर होती है? बायर को होती है। किसके बदले होती है? प्राइस के बदले होती है। प्राइस के लिए अगर हम बात करें तो वापस से हम सेक्शन नंबर 2 के अंदर चलते हैं। सेक्शन नंबर 2 के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्लॉज नंबर 10 के अंदर बताया हुआ है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। प्राइस का होना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना सेल पॉसिबल नहीं है। चाहे वो आप लोग ध्यान में रखना, चाहे कैश में कर सकते हो, चाहे क्रेडिट में कर सकते हो, ये मैटर नहीं करेगा, पर कंसिडरेशन प्राइस का होना ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेक्शन 4 क्लॉज 2 की अगर हम बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब एज इट इज हो सकता है बिना किसी कंडीशन के, और या फिर कंडीशन के भी हो सकता है। अगर कोई कंडीशन लगाई गई है तो जब तक सेलर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो एग्रीमेंट टू सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। नाउ फिर यहाँ पे सेक्शन 4 के क्लॉज 3 के अंदर बताया गया है वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी जो गुड्स की है वो ट्रांसफर की जाती है सेलर से बायर को। अगर इमीडिएटली की जाती है तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट सेल का होता है, और अगर फ्यूचर में की जाती है साथ में कोई कंडीशन लगाई गई है वो फुलफिल होने पे ही जाएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्रीमेंट टू सेल का कहलाएगा। तो हमने सेल और एग्रीमेंट टू सेल के डिफरेंस के साथ साथ ही सेक्शन 4 को भी ब्रीफ में एक ओवरव्यू ले लिया। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम बात करते हैं हायर परचेज की। हाउ हायर परचेज इज डिफरेंट फ्रॉम सेल और एग्रीमेंट टू सेल। सबसे पहली बात, हायर परचेज का अपना खुद का एक सेपरेट एक्ट है। हायर परचेज के बारे में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर एक्सप्रेसली कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैनी टाइम्स कि सेल, एग्रीमेंट टू सेल, बेलमेंट और हायर परचेज में क्या डिफरेंस है। तो बेलमेंट के बारे में मैंने माइनर सा एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पे दिया। तो चलिए हायर परचेज के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। हायर परचेज के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हायर परचेज के अंदर सबसे पहले क्या होता है, देखो एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग हायर परचेज के कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक एक्स है और एक वाई है। एक्स के पास एक पियानो है, ठीक है। एक्स का ये जो पियानो है ये वाई क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। ये हमारे यहाँ सेलर हो गया और यानी कि ओनर हो गया। हम क्या लिखेंगे इसे? ओनर हो गया। और ये हमारे यहाँ एक तरीके से हम यहाँ पे बायर लिख रहे हैं, बट बाद में हम इसको यहाँ पे एग्जाम्पल में बेली ही की पोजीशन की तरह बताएंगे। तो देखो यहाँ पे वाई एक्स से एक पियानो परचेज कर रहा है हायर परचेज एग्रीमेंट पे। हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है? इसमें ये 12 इंस्टॉलमेंट पे पियानो किसको दे रहा है? वाई को दे रहा है।
एक इंस्टॉलमेंट की जो कीमत है वो 1000 रुपए, तो यानी कि पियानो का टोटल अमाउंट कितना हुआ, 12,000 रुपए हुआ। ठीक है। नाउ हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर पहली चीज, जो भी गुड्स दिया जाता है फ्रॉम ओनर टू अनदर, उसको हमेशा हम लोग इंस्टॉलमेंट पे देते हैं। पहला फिक्स रूल है, ये ध्यान में रखना। दूसरा, यहाँ पे अब हर महीने, जैसे मान लो जनवरी में 1000 रुपए वाई ने किसको पे कर दिए, एक्स को। फरवरी में 1000 रुपए वाई ने किसको पे कर दिए, एक्स को। ऐसे करते करते हमारा अगस्त आ गया, अगस्त तक पूरा 1000 रुपए वाई ने किसको पे कर दिया, एक्स को। बात समझ गए। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बचे। अब जब वो जो 4 महीने बचे हैं, तो वाई उन बाकी 4 महीनों की इंस्टॉलमेंट देना नहीं चाहता, वो जो भी रीजन हो। तो हायर परचेज में वाई, वन हु इज नॉट द ओनर ऑफ गुड्स, क्योंकि अभी उसने पूरी 12 इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, जब वो पूरी 12 इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तभी वाई ओनर कहलाएगा। तब तक वाई के पास केवल पियानो का पोजीशन है और वाई की सिचुएशन एक बेली की तरह है। बेली के बारे में हम फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। बेलमेंट, जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 148 में डिफाइन किया गया है। बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंतर्गत 2 पार्टी होती हैं, एक बेलर और बेली। किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो बेलर है वो गुड्स बेली को देता है। जैसे ही वो पर्पस अचीव हो जाता है तो बेलर बेली से वो गुड्स वापस ले लेता है, या बेलर के गुड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बेली उस गुड्स को डिस्पोज ऑफ करता है। एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, एक्स ने अपनी बाइक रिपेयर करने के लिए वाई को दी, तो यहाँ पे एक्स कौन हो गया, बेलर, वाई कौन हो गया, बेली। बेली कौन है, मैकेनिक है, उसका काम है बाइक को रिपेयर करना, तो मैकेनिक के पास केवल उसका पोजीशन है, ओनरशिप नहीं। बेलमेंट में ओनरशिप जाती भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम हायर परचेज की बात करें तो हायर परचेज में वाई के पास पोजीशन ही रहेगा जब तक कि वो लास्ट 12वीं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता, ये रूल है। नाउ तो अगस्त तक उसने टोटल इंस्टॉलमेंट पे कर दी 8,000 रुपए की पेमेंट हो गई। सितंबर वाले जो मंथ था, सितंबर मंथ से वाई ने एक्स को पेमेंट करने से क्या कर दिया, इंस्टॉलमेंट देने से डिनाई कर दिया। सितंबर मंथ से उसने पेमेंट देने से क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। ठीक है। तो हायर परचेज में जो वाई है उसके पास ऑप्शन है, वो इंस्टॉलमेंट देने से मना कर सकता है। अगर वो मना करेगा तो एक्स अपना पियानो वाई से रिटर्न कर लेगा, वापस ले लेगा। ठीक है। ध्यान रखना, एक्स अपना पियानो किससे वापस लेने के लिए बाउंड है, वाई से, क्योंकि वाई ने इंस्टॉलमेंट देने से मना कर दिया रिमेनिंग 4। ठीक है। तो पियानो एक्स के पास आ जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, मैम जो 8,000 रुपए वाई ने दिए थे उसका क्या होगा। यहाँ पे 8 महीने जो वाई ने पियानो यूज करा था उसको रेंट मानते हुए एक्स 8,000 रुपए अपने पास रख लेगा, फोरफिट कर लेगा। तो इस तरीके से हायर परचेज में ओनर की कोई रिस्क नहीं होती है, क्योंकि जो यहाँ पे वाई, जिसे हम लोग हायरर बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, हायरर। तो बायर ना लिख करके इसे प्रॉपर वर्ड क्या लिखना, हायरर, जिसकी पोजीशन किसके इक्विवेलेंट रहेगी, बेली के इक्विवेलेंट रहेगी। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये हायरर के पास ओनरशिप तब तक नहीं जाएगी जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे। हायरर के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो गुड्स को रिटर्न कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में एक्स बाउंड है, वो अपना गुड्स वापस ले लेगा, पर जो पैसा आया था हायरर की तरफ से ओनर के पास, जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा और बीच में पियानो वापस आ गया है, तो उसे रेंट मानते हुए फोरफिट कर लेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंस देखा, सेल के अंदर जो ओनरशिप है वो बायर के पास इमीडिएटली चली जाती है, लेकिन हायर परचेज में जो ओनरशिप है वो हायरर के पास लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने के बाद ही जाती है। देन सेल के अंदर ऑप्शन नहीं होता गुड्स को रिटर्न करने का। ठीक है। अगर इन केस सेलर ने बायर को गुड्स क्रेडिट पेमेंट पे दिया था
तो सेलर बायर पे सूट करके प्राइस की रिकवरी कर सकता है। केवल गुड्स तभी रिफंड होता है वापस जब उसमें कोई डिफेक्ट्स है, कोई प्रॉब्लम है, और उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगी हुई रहती हैं। हायर परचेज में के एग्रीमेंट में ऑप्शन होता है कि हायरर गुड्स को रिटर्न कर सकता है ऑल इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले, ठीक है। इसमें आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ड्रॉबैक एक रहता है कि हायर परचेज ने जितनी भी इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज में हायरर ने जितनी भी इंस्टॉलमेंट पे करी थी, ओनर उनको रेंट मानते हुए फोरफिट कर लेगा। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने हायर परचेज, सेल, एग्रीमेंट टू सेल, बेलमेंट, प्लेज, सभी के कॉन्सेप्ट को मिला जुला करके पढ़ा, एक ओवरव्यू लिया। देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पे हमारे नोट्स में है, उन्हें भी हम एक बार कवर करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। पहला डिफरेंस, इन अ सेल प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि सेल के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो गुड्स की ट्रांसफर हो जाती है बायर को इमीडिएटली जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना, जबकि वेयर एज इन हायर परचेज के अंदर पियानो, हमारे एग्जाम्पल में पियानो लिया था तो मैंने पियानो वर्ड यूज कर दिया, प्रॉपर्टी है जो गुड्स की हायरर के पास कब जाएगी, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। सेकंड डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें, इन अ सेल द पोजीशन ऑफ बायर इज दैट द ओनर ऑफ द गुड्स। हाँ, सेल के अंदर जो बायर है वो उसको ओनर माना जाता है, यानी ओनर की पोजीशन पे आ जाता है वो। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें हायर परचेज में, तो हायर परचेज में हायरर की जो सिचुएशन है वो बेली की तरह होती है, बिकॉज जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता, तो यानी हायरर के पास पोजीशन होता है, उसे ओनर नहीं माना जाता जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे। यहां से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बनता है। डिफरेंस नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, इन केस ऑफ सेल बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही इज बाउंड टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स। सेल के अंदर बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता है, बायर को प्राइस पे करना ही पड़ेगा। अगर बायर प्राइस पे नहीं करता तो सेलर का राइट है वो बायर पे सूट फाइल करके प्राइस की रिकवरी कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें हायर परचेज की, हायर परचेज के अंदर हायरर के पास राइट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है ओनर को गुड रिटर्न करके बाकी की लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने की। हमारे एग्जाम्पल में जो 4 इंस्टॉलमेंट रह गई थी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, उसकी पे करने की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी उसकी। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, इन केस ऑफ सेल सेलर टेक द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। स्टूडेंट, अगर सेलर ने बायर को गुड्स जो बेचा था वो क्रेडिट पे बेचा था, उधार बेचा था, बात आप समझ गए ना, तो यहाँ पे सेलर के पास तो उसका प्राइस नहीं आया, पर प्राइस पे करने से अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो यहाँ पे रिस्क कौन बियर करेगा, सेलर ही बियर करेगा। अब भाई जो बायर की प्रॉपर्टी बेच के जो रिकवरी होती है प्रोपोर्शनेटली सेलर को उतना ही मिलेगा, तो उधार में देखो रिस्क तो रहता ही है। वहीं अगर हम लोग हायर परचेज की बात करें तो हायर परचेज के अंदर ओनर की कोई रिस्क नहीं होती है, और हायरर अगर इंस्टॉलमेंट पे करने में फेल हो जाता है तो ओनर के पास राइट होता है कि वो अपने गुड्स को हायरर से वापस ले सकता है। नेक्स्ट, डिफरेंस नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, इन द केस ऑफ सेल बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम हिम। इधर देखो, सेलर से ये मोबाइल मैंने परचेज करा है, मैं इसके, मेरे पास इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी, मैं इसकी ओनर हूँ। मैं अब इस मोबाइल को किसी को भी रीसेल कर सकती हूँ, चाहे इसे प्लेज कर सकती हूँ, ठीक है, किसी को भी इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, बिकॉज मेरे पास अब इसकी क्या आ गई है, ओनरशिप आ गई है, सेलर इसका ओनर नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा है, इन केस ऑफ सेल बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम हिम।
तो मेरे पास इसकी ओनरशिप आ गई है। अब मैं जिसको भी इसे मान लो रीसेल करती हूँ, बेचती हूँ, तो भाई वो भी उसके पास भी क्या जाएगी, ओनरशिप चली जाएगी। एक हम लोग मैगजिम पढ़ते ना, लैटिन मैगजिम, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं वो हम दूसरे को नहीं दे सकते। नो वन कैन पास बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़। जब मेरे पास इसकी ओनरशिप है ही नहीं तो हम दूसरे को ओनरशिप नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, सेल में जब मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी आ गई तो अब मैं जैसे भी इसे बेचूंगी उसके पास भी इसकी प्रॉपर्टी ही जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम हायर परचेज की बात करें, अगर हम हायर परचेज की बात करें तो हायरर के पास जब तक उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करी ही नहीं है तो वो ओनर नहीं बन सकता। जब वो ओनर ही नहीं बनता तो वो किसी को भी बेचेगा तो उसके पास उसकी ओनरशिप नहीं जाएगी। तो क्या लिखा है, द हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल इवन टू ए बोनाफाइड परचेजर, ठीक है। तो भले ही चाहे कोई गुड फेथ में ही क्यों ना खरीदे पर फिर भी उसके पास ओनरशिप नहीं जाएगी, बिकॉज हायरर के पास ओनरशिप थी ही नहीं जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे। नेक्स्ट आया लास्ट डिफरेंस। लास्ट डिफरेंस में क्या कहा जा रहा है, इन अ सेल टैक्स इज लिवाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर एज इन ए हायर परचेज सेल टैक्स इज नॉट लिवाइड अंटिल इट राइपन इनटू अ सेल। तो यानी कि हायर परचेज में जो भी टैक्सेस होंगे वो बाद में लगेंगे और जो सेल है उसमें टैक्स इनिशियली लग जाएगा। अभी राइट नाउ हमारे यहाँ जो टैक्स है वो जीएसटी है, गुड सर्विस एंड टैक्स, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंसेस को कवर किया है सेल और हायर परचेज में, और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे सेल और एग्रीमेंट टू सेल के डिफरेंस को भी कवर किया है। चलिए हम अपनी इस क्लास को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।